गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप सभी का मैथ की हाईवे क्लासों पर। दोस्तों मैं विकास आज आपको बता देना चाहता हूं कि आज का जो नया सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है वो रीट लेवल 2 और वनपाल और वन रक्षक वालों के लिए हो रहा है। तो सबसे पहले सब लोगों को ये सेशन ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अब बात आती है कि हमारे इस पूरे सिलेबस की। इस पूरे सिलेबस को हम एक रणनीति बनाते हुए स्टार्ट करेंगे और आसान तरीके से पूरा सिलेबस बढ़िया और इजी वे में करेंगे। दोस्तों सबसे पहली मेरी बात ये सुन लो कि जो हमारे चैप्टर पहले हो चुके हैं, मैंने इस चैनल पर सारे अलग अलग चैप्टरों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करने के बाद में आपका काम यह होगा कि चैनल पर जाइए और उनकी प्लेलिस्ट देखिए। हर एक वीडियो को अलग चैप्टर के साथ में बनाया गया है। सारी प्लेलिस्ट आपके साथ में वहां पर उपलब्ध होगी। हर प्लेलिस्ट को आप देखिए और वहां पर जो पहले चैप्टर हो चुके हैं उनको सारों को कवर कीजिए। अब बात आती है कि आज की क्लास से हम कौन से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो पहले चैप्टर हो चुके हैं उनको छोड़कर जो नहीं हुए हैं आपके सिलेबस में उन चैप्टरों को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो चैप्टर हो चुके हैं उनको हम कब लेंगे ये बात तो है नहीं कि क्या हम उन चैप्टरों को छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। होगा क्या कि जब हमारा सिलेबस पूरा हो चुका होगा उस समय हम क्या करेंगे, रिवीजन के टाइम पर उन चैप्टरों को उठाएंगे और उठाकर उन चैप्टरों से हम 20 से 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। हर टाइप का प्रश्न उसमें हम पढ़ेंगे। तो वो चीज बाद की होती है। पहले सिर्फ काम आपको इतना करना है कि जो डेली अब आपको क्लासें मिलेगी उनको लेते हुए चलना है। सारी चीजें इजी वे में आपको समझाई जाएगी, बस आपको समझना है। और यहाँ पर जो समझाया जाए उसके द्वारा आपके गाइड्स में जो क्वेश्चंस है वहां पर क्वेश्चंस देखिए और उनका सॉल्यूशन इन मेथड से करने की कोशिश कीजिए। और वो चीजें बात की होती है कि जो चैप्टर हमारे पहले पढ़ा चुके हैं उनको आप धीरे धीरे कवर करते हुए चलिए, क्योंकि उन चैप्टर्स में भी मैंने क्या किया है, हर चैप्टर को पूरा पढ़ाया है। 0 लेवल से एकदम एंडिंग ऊपर वाले लेवल तक मैंने उसको पढ़ाया है। वहां पर भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मिलेगा। अब देखिए आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो कौन सा रहेगा। हम आज एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत ही छोटा और इजी चैप्टर है। अब इस चैप्टर का नाम है हमारा वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखो दोस्तों आई होप ये चैप्टर सभी को आता होगा, लेकिन आने के साथ साथ इसका फास्ट मेथड भी तो सबको आना चाहिए। देखो एग्जाम में सब पढ़कर जाते हैं। वैकेंसीज आई है, 10 लाख फॉर्म भरे हैं, 10 लाख में से न करते हमारे पास 8 लाख बच्चे तो पढ़ते ही हैं। तो पढ़ते तो सब है, लेकिन पढ़ते किस तरीके से है वो मायने करता है। वहां पर क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस को अटेंड सब कर पाएंगे। ऐसे सब क्वेश्चन आएंगे कि हमको आते हैं, लेकिन उनको इजी मेथड से और जल्दी से जल्दी टाइम को बचाते हुए कौन सा मेथड लगाए कि हमारा टाइम भी बच जाए, कम टाइम में हम ज्यादा क्वेश्चंस अटेंड कर पाए। तो वो सारे मेथड हम सीखेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर है इसमें हम सीखेंगे वर्ग कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। देखो हमें ये वर्ग निकालने के लिए एक राजा मानना पड़ेगा और इस राजा के अंडर में काम करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो अंक 100 है ये हमारा राजा है। अब इस अंक 100 को ही मानकर हम अपना पूरा काम कर लेंगे। वर्ग करने का जो सारा काम है इस अंक 100 से होगा। तो मैंने अपना एक राजा मान लिया। मैंने क्या, हम सबने अपना ही एक राजा माना है कि ये 100 हमारा राजा है और इसके अंडर में हम काम करेंगे। देखो दोस्तों आपके सामने वर्ग करने का एक सिंपल सा तरीका तो है कि कोई भी संख्या है उसका वर्ग करना है तो उस संख्या को उसी से गुणा कर दो। लेकिन आप एक बार सोच कर देखो उसमें कितना टाइम लगेगा, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। देखो 1 मिनट जहां टाइम लगेगा ना, मैं जो मेथड बता रहा हूं वहां पर 5 या 10 सेकंड में हल होगा। कैसे, एग्जाम्पल के लिए हमारा राजा तो क्या है, हमारा राजा है 100। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया कि मुझे वर्ग करना है किसका, 102 का वर्ग करना है। राजा तो मेरा 100 था। अब ये जो व्यक्ति है 102 ये इस राजा से कितना अमीर हो गया, ये 2 अंक अमीर हो गया। तो जितना ज्यादा है इस बेस वैल्यू इस राजा से 2 ज्यादा है तो इस 2 का स्क्वायर तो कर सकते हो। एक चीज इंपोर्टेंट और सुन लो, सबसे पहला आपको काम करना है कि 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर तो मुंह जबानी याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 10 का 100, 15 का 225, 20 का 40, 30 का 900। इस प्रकार से ये 30 तक के स्क्वायर, और कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। 2 बार, एक बार आप पढ़ोगे, दूसरी बार जब पढ़ने लगोगे तो 30 तक आते आते आपको क्या होगा कि याद हो जाएगा अपने आप ही।
तो 30 तक के स्क्वायर तो मुझे बन याद होने चाहिए। अब देखो ये राजा, ये हमारे राजा से कितना ज्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इस 4 को लिख लो। लेकिन हमें अकेला 4 नहीं, हमेशा ही हमें ये जोड़े में चीज चाहिए। तो 4 है तो 4 के आगे जोड़ा बनाना है, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ 0 4। भाई 4 को मैं 0 4 भी तो लिख सकता हूँ। ये 2 ज्यादा था, इस 2 का स्क्वायर कर दिया 4, और 2 अंकों में मुझे लिखना था तो इसको लिख दिया मैंने 0 4। अब देखो ये 102 है, इस 102 100 से कितना ज्यादा था 2, तो 102 में 2 और ऐड कर दो, कितने हो गए 104। अब इसके आगे उतार दो ये 104। बस आपको काम इतना ही करना है कि राजा से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कर दो, और उसको हमेशा ही 2 अंकों में लिखना है। कभी कभी तो ये 2 अंकों में खुद आएगा। मान लो यहाँ पर 105 होता तो 5 का स्क्वायर 25 होता, तो 25 तो खुद 2 अंकों में है, तो वहां 0 लगाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ 1 अंक में है और मुझे 2 में बनाना है, तो 0 लगाने की आवश्यकता है। देखो हर चीज धीरे धीरे समझते हुए चलिए। अब हमने 102 का तो देख लिया, एक उदाहरण और देख लेते। मान लिया हमने 105 का ही ले लो कि 105 का क्या करना है, मुझे यहाँ पर स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। तो राजा तो हमारा 100 है, 100 से कितना ज्यादा है, देखो सारे हम 50 से लेकर 100 1000 2000 कितने किसी का भी वर्ग पूछ लेगा तो मैं इस 100 को ही अपना राजा मानूंगा और सारे वर्गमूल आपके सामने भी निकाल के दिखाऊंगा। 105 का वर्ग करना है तो 105 100 से कितना ज्यादा है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया कि नहीं, और ये अपने आप में 2 अंक है तो 0 लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब 105 को इस प्रकार से लिख लो, 100 से जितना ज्यादा है वो 105 में जोड़ दो, तो 105 में 5 जोड़ेंगे तो 110। अब ये 110 इसके आगे लिख दो। ये चीजें आपको समझ में आएगी नहीं। अब देख लो हमने ये देखा कि अगर 100 के निकट 100 से ज्यादा किसी भी संख्या का वर्ग पूछता है, हमें 100 से निकट होनी चाहिए, तो 100 से निकट 100 से ज्यादा का कितना का भी हमें वर्ग पूछता है तो उसका जितना ज्यादा है उसका वर्ग करके लिख देते हैं, और फिर क्या करते हैं उसी संख्या में जितना 100 से ज्यादा है वही ऐड करके लिख देते हैं। यही काम तो करते हैं। अब आ जाओ कि यदि संख्या 100 से कम हो तो क्या करेंगे। मान लो यहाँ पर मुझे स्क्वायर करना है 98 का, 98 का स्क्वायर करना है, तो मुझे तो राजा एक ही है मेरे पास तो, और वो है मेरा 100। 100 से कितना कम है वो देख लो। अब कम है तो कितना 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो 4, मुझे तो इसको 2 अंकों में लिखना था तो आगे 0 लगा लो, तो 0 4। 100 से 98 में कितना कम था 2 कम, 2 का मैंने स्क्वायर कर दिया। अब कम वाली बात आती है ना, तो 2 कम है तो 2 और कम कर दो। देखो ज्यादा था तो हमने क्या किया था कि 102 का स्क्वायर करने के साथ हमने 4 का, तो 2 का स्क्वायर तो 0 4 लिख दिया था। फिर जो 2 ज्यादा था वो 2 इसमें जोड़ा था क्योंकि ज्यादा था। अगर कम है तो इसी में से घटा दो, 2 कम है तो 98 में से 2 घटा दो, कितने आ गए 96। बस ये 96 आ लिख दो। एक प्रश्न और देखो इसका, 95 का मुझे क्या करना है स्क्वायर करना है, 95 का स्क्वायर करना है। कितने कम है हमारे राजा से 5 ही तो कम है। अरे 5 कम है तो 5 का स्क्वायर कर दो और यहाँ पर लिख दो, 2 अंकों में लिखना था लिख दिया, कोई बात नहीं। अब देखो 95 100 से 5 कम है तो 5 और कम कर दो, कितना हो गया 90 हो गया, ये इसका स्क्वायर हो गया। आप 95 को अपने तरीके से वर्ग करते, 95 को मल्टीप्लाई करते 95 से, टाइम लगता कि नहीं, 1 से 2 मिनट का टाइम लगता कि नहीं, बिल्कुल लगता। लेकिन यहाँ क्या करना है 95 देखा 100 से कितना कम है 5 का हमने क्या किया स्क्वायर कर दिया। अब देखो कम है तो 5 और कम कर दो, जितने 100 से कम है तो और कम कर दो। ज्यादा वाली बात आती है, जितने ज्यादा है तो उसमें उतने ही और ऐड कर दो। तो ये वाली चीजें समझ में आई कि नहीं, कि मतलब 100 के नजदीक का काम तो हम कर लेंगे। 100 के नजदीक जितनी भी संख्याएं हमें मिलेगी, चाहे ज्यादा मिलो चाहे कम मिलो, वो संख्याएं हम कर देंगे कि उसका वर्ग है वो कैसे निकाला जाता है। अब बात आती है कि और उदाहरण में लेके आपको समझाता हूँ कि जैसे मान ले कि 50 के नजदीक मेरे पास कोई उदाहरण पूछ ले कि इस संख्या का, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर 52 का स्क्वायर करना है, तो अब मैं यदि आधार इसको मानूं तो ये कितना कम हो गया 48 कम हो गया। फिर मुझे 48 का स्क्वायर तो याद ही नहीं है, मैंने तो याद ही सिर्फ 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर किए हैं, 48 का स्क्वायर तो याद ही नहीं है। डरो मत, हमारा राजा तो यही है ना, इस राजे का बेटा बना लो इसको। कैसे, एक चीज मुझे बताओ
ये 50 के निकट है कि नहीं, ये 50 के निकट है। अब इस 100 का 50 कितना होता है, जब मैं 100 का आधा करूंगा तभी तो मेरे पास 50 आएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसका आधा। अब एक बार दिमाग से सब कुछ निकाल लीजिए, ये चीज ध्यान रखिए कि ये जो 52 है, ये जो 52 है, इस 100 का बेटा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 50। अब ये 50 से कितना ज्यादा है, आधार तो हमारा हमेशा 100 ही रहेगा। एक बार इस पूरे उदाहरण को समझिए, 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 2 का स्क्वायर करो, कितना आया, 4। और ये जो हमें लिखना है हमेशा 2 अंकों में लिखना है, तो लिख दिया मैंने क्या, 0 4 लिख दिया। अब देखो 50 है, 50 से 2 ज्यादा था, बिल्कुल था। अब ज्यादा है तो और ज्यादा कर दो, कितना, जितना 50 से ज्यादा है। तो 50 से 2 ज्यादा था तो 2 और ऐड कर दिया, कितना हो गया, 54। तो क्या मैं यहाँ पर 54 लिख दूं, बिल्कुल नहीं, ये गलती नहीं करनी है। क्योंकि हम जब आधार हमारा 100 था, जब राजा हमारा 100 था, तब हम करते थे ये काम, और वो भी 100 आधार के साथ में। लेकिन यहाँ पर आधार क्या हो गया, एक बार के लिए 50। अब ये 50 किससे आता है, 100 से, तो इसे 54 तो 100 के लिए होता, ये 54 तो 100 के लिए होता। 50 के लिए इसको आधा कर दो, 2 का भाग दे दो, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। तो 54 का आधा कितना हो गया, 27 हो गया। तो ये 27 एक बार यहाँ और लिख दो। एक उदाहरण और समझ लो, यहाँ पर देखो, मान लिया ये 55 है, इस 55 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 50 से कितना ज्यादा है, इस राजा के बेटे से कितना, मैं सारा काम करूंगा इस राजा पे, राजा का परिवार ही हमारा साथ देगा। ये है राजा का परिवार, तो हम बात कर रहे हैं इसके बेटे की। तो ये 50 से कितना ज्यादा है, 2, 50 से 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर किया हमने, कितना आया, 25। 25 आ गया, तो अपने आप में 2 अंकों में है, 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो 50 से 5 ज्यादा है, तो 5 और ज्यादा कर दो, कितने हो जाएंगे, 60। ऐसा काम तो हम राजा के लिए करते थे, लेकिन राजा और उसका बेटा बराबर थोड़ी है। अब क्या करेंगे, ये आधा है, ये आधी उम्र का है, तो इसको भी आधा कर दो, कितने आ जाएंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया 30। काम क्या करना है, अगर आपके पास में 50 के नजदीक किसी भी संख्या का स्क्वायर यानी कि वर्ग पूछा जाता है, तो करना है 50 से कितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दो, उतना ही और जोड़ दो और उसको आधा करके यहाँ लिख दो। आधा क्यों किया, क्योंकि ये जो 50 बेस है हमारा, ये 100 से तो आधा है ना, इस प्रकार से। अब देखो हम उदाहरण देखते हैं कि 50 से कम वाली पूछ ले हमें, तो क्या करना है, यहाँ पर माना मैंने कि मेरे पास पूछ लिया 48 का स्क्वायर, 48 का वर्ग करना है। हम काम किस पे कर रहे हैं, इस राजकुमार पर कर रहे हैं, राजा का बेटा तो राजकुमार ही होगा। अब इस राजकुमार पर कर रहे हैं, तो ये कितना कम है राजकुमार से, 2 ही कम है। अरे मेरी बात सुनो, 50 से 48 कितना कम है, 2 ही तो कम है। 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को 0 4 क्यों लिखा, आप बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 0 4। 50 से कितना कम है, 2, 2 और कम कर दो। देखो ज्यादा है, जितना ज्यादा है जितना और ज्यादा कर दो, कम है जितना कम है उतना और कम कर दो। तो ये 48 2 कम था, 2 और कम कर दिया तो कितना हो गया, 46 हो गया, 2 और कम कर दे। लेकिन ऐसा काम तो हम इस राजा के लिए करते थे, राजा का बेटा तो आधा है, तो इसको भी आधा कर दो, तो कितना हो गया, 23। एक उदाहरण ऐसा ही और देखो, मान लो 45 है, इस 45 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के लिए जो 45 है, ये 50 से कितना कम है, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। अब 5 कम है तो 5 और कम कर दो, तो कितने हो गए, 40 तो 100 के लिए होते थे, इसके लिए तो आधा करना पड़ेगा, तो कितना हो गया, 20। तो मैं आशा करता हूं कि 100 के पास वाले और 50 के पास वाले तो आपको समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से करना है। हमें आधार हमेशा इस 100 को मानना है। अब 50 आ गया तो हमें इस जो काम करना है वो इस 100 के आधे पर करना है, तो हम आधा कहां पर करते थे वो आपको अभी समझ में आया। अब देखो उदाहरण के लिए मुझे पूछ लिया जाए कि 202 का करो, अब की बार क्या करो आप, 202 का स्क्वायर करो। आपका तरीका अपना के देख लेना, 202 को 202 से मल्टीप्लाई करना कितना टाइम लगा है, मुझे बता भी देना कमेंट बॉक्स में, चाहे आपका मन करे तो, कि जो 202 है इसे 202 का मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करना है तो एक चीज देख लो पहले, 2 ज्यादा है, बेस वैल्यू 100 है, तो 100 के गुणज में ही तो आता है 200 100 के गुणज में ही तो आता है। तो जो 200 है ये 202
200 से कितना ज्यादा है वो देखो एक बार। मेन वैल्यू ये 200 के पास में है, तो 200 से 202 कितना ज्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 0,4 लिख दिया हमने 0,4। अब देखो जो 202 है ये ज्यादा है 200 से, तो 2 और ज्यादा कर दो तो कितना हो गया 204। काम हमें हमेशा वो जो 100 के साथ करते थे ना वही करना है, बस कहां पर आधा करना है वो देखा हमने 50 के साथ में, अब कहां पर कितना गुणा करना है वो देखते हैं। मुझे एक चीज बताओ, अब हम यहाँ पर बेस क्या मान रहे हैं 200, इसका मतलब हम इस राजा की माता जी को मान लेते हैं एक बार कि ये 200 क्या है राजा की माता जी है। अब 202 आधार हमने माना है, ये इसकी उम्र से कितना 2 गुना है ना, यहाँ पर ही दिख रहा है मुझे कि ये क्या है इसका 2 गुना है। तो हमने क्या लिखा सबसे पहले कि 200 से 2 ज्यादा था तो उसका स्क्वायर करके लिख दिया। अब जो ज्यादा होता है वही तो जोड़ते हैं, तो 2 ज्यादा था तो 2 जोड़ दिया तो 204 हो गया। क्या मैं यहाँ पर 204 लिख दूं? बिल्कुल नहीं, ये काम तो 100 के साथ में होता था। अब इसको थोड़ी और इज्जत दे दो, ये इसकी माँ है तो इसकी माँ है तो इसको और इज्जत देंगे, कितनी 2 गुनी इज्जत देंगे, तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, 204 गुना 408, ये हो गया 408। इसी प्रकार से आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या, मतलब जो 202 है इसे 100 के मल्टीपल में ही है, दूसरे मल्टीपल में ही आ गई। एक उदाहरण ये ले लो आप कि यहाँ पर मेरे पास 606 का, मान लिया 606 का स्क्वायर करवा रहा है, तो जो 100 के गुणज में तो 600 आता है, ये 600 इसकी दादी मान लो और तो नहीं क्या, ये 600 इसकी दादी है। हम बेस 600 पर अब काम करेंगे, राजा तो हमारा 100 ही रहेगा हमेशा, हम बेस 600 पर काम करेंगे। 600 से कितना ज्यादा है, 600 से 6 ज्यादा है हमारा, तो 6 ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब देखो 6 ज्यादा है तो 6 और ज्यादा कर दो, और ज्यादा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 612 हो गया। क्या मैं यहाँ 612 लिख दूं? अब तो आप भी बोलने लगोगे कि यहाँ पर अब 612 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो बेस था इस राजा से 6 गुना था, तो जो हम ये 612 लिखते अब इसको 6 गुना करके लिखेंगे। दोबारा देखिए कि ये जो बेस हमने लिया है अब की बार 600, ये राजा से कितना गुना है। देखो हम अगर 612 यहाँ पर लिखते तो वो काम तो हम राजा के साथ में करते थे, अब राजा से 6 गुना बेस वाली इसकी दादी आ गई, तो इसकी दादी का जो काम करना है यहाँ पर ये 6 गुना करके करना है, तो इसको 6 गुना कर दो, 12 छिगानी 72 और 6 और 6 36। तो इस प्रकार से हम बेस ढूंढेंगे कि जो बेस हमारा है कौन सी संख्या के पास वाली। 100 के गुणज में हम सारे बेस देखेंगे कि 100 के पास में कौन सा गुणज है। जैसे यहाँ पर यदि 812 का पूछ लिया जाए स्क्वायर, तो मतलब 100 से ये 8 गुणे पर है, तो 12 का स्क्वायर तो उधर करेंगे ही। 12 का स्क्वायर ये करके ही बता देता हूं मैं एक बार कि 812 का स्क्वायर करना है मुझे, तो 812 12 ज्यादा है 800 से, 800 तो 100 का गुणज हो गया, ये ज्यादा कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर मैंने बोला है 1 से लेकर 30 का स्क्वायर, तो आप याद ही करो। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 12 का स्क्वायर 144। मैंने तो यहाँ पर आपको बताया था कि 2 ही संख्याओं में लेना है, तो तीसरी संख्या क्यों ले ली, इस तीसरी संख्या 1 को हटा दो और 1 को क्या मानेंगे हम हासिल, जो हम हासिल बोलते हैं कि ऊपर हासिल पे टिका दो, तो ये 1 हमारा हासिल छोड़ दिया मैंने। फिर क्या करना होता है, 812 ज्यादा है तो 12 और जोड़ दो, ये हमने 12 क्या कर दिया इसमें और ऐड कर दिया। अब ऐड करते ही कितना हो गया 24, 824, और ये 1 और ऐड कर दो, कितना हो गया 825 हो गया। क्या मैं 825 नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकता, क्योंकि ये जो 100 से 8 गुना है तो इसको भी हम 8 गुना करके ही यहाँ पर लिखेंगे। तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 8 उल्टे 64, और ये हो गया 6600। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 812 का स्क्वायर। इस प्रकार से आपको क्या ढूंढना है कि कौन से आधार, मतलब इस राजा के कितने गुणज के बराबर है, कितना गुणा करने के बाद में उसका संख्या का आधार प्राप्त होता है। एक उदाहरण आपके लिए और लाता हूं, फिर बाद में हम एक छोटे छोटे फैक्ट देखेंगे और उसके बाद में एग्जाम्स की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिया 112 का स्क्वायर। अब हम देख लो आधार वापस राजा पर आ गए, अटक गए कि नहीं राजा पर आके, क्योंकि जो इसका आधार है 100 के पास से ही तो है 112,
तो 112 100 के पास में, तो हम वापस राजा के पास आ गए। तो राजा के पास आ गए तो करो काम क्या कि 100 से कितना ज्यादा है 12, 12 का स्क्वायर 144 है, और हमें तो 2 ही संख्या तो लेनी थी, इस तीसरी संख्या को हासिल में रख लो। फिर देखो 112 है, 12 ज्यादा है तो 12 और जोड़ दिए, कितना हो गया 124, और ये हासिल वाली जोड़ी तो 125। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट हम 125 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 100 एक के ही तो गुणज में अपने आप में ही है, ये किसी के गुणज में नहीं है। तो यहाँ तक कि आई होप आपको बात समझ में आई होगी। और दूसरी बात क्या है वो चीज समझने की कोशिश करो। यहाँ पर आप यहाँ पर आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। ये डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन हमारे पास में पूछे जा सकते हैं। देखिए कुछ संख्या मैं आपके सामने लिखता हूं, 2, 3, 7 और 8। ये जो संख्याएं मैंने लिखी है, इन संख्याओं को गौर से देखना, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट कभी कभार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में क्या होगा, 4 हमारे पास में ऑप्शन आएंगे, उस ऑप्शंस में ये पूछ सकता है कि कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसके लिए ये 4 अंक आप ध्यान रखो कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम अक्षर जो लास्ट का डिजिट होगा ना, लास्ट डिजिट, वो कभी भी 2, 3, 7 और 8 ये नहीं हो सकता। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्न उदाहरणों में से या निम्न जो हमारे पास ऑप्शन दिए होंगे उनमें से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखो आएगा क्या, पहला ऑप्शन आएगा 64, दूसरा आएगा 144, तीसरा आएगा 169 और चौथा आ जाएगा मान लो 78। जब आपको पता है कि ये 8 किसी भी संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का लास्ट डिजिट नहीं हो सकता, तो आप बिना सोचे समझे टिक कर दोगे वहां पर कि जो चौथा ऑप्शन है वो सही है, कि ये वाला कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। तो याद रखना, किसी भी संख्या का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 कभी भी नहीं हो सकता। ये चीज समझ में आई। दूसरी चीज क्या है, ये चीज देखो आप कि कोई भी संख्या है, सम संख्या का वर्ग, ध्यान से सुनो कि सम संख्या का वर्ग भी हमेशा सम संख्या होगा। 2 सम है कि नहीं, ये 2 सम है तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 भी सम है। यहाँ पर 6 सम है तो 6 का वर्ग 36 होता है, ये भी सम है। कोई भी सम संख्या ले लो, 100 है, 100 क्या 10 है, 10 का क्या हो जाएगा वर्ग 100, तो ये भी सम है। तो इससे निष्कर्ष ये निकल के आता है कि जो सम संख्या होती है उस सम संख्या का जो वर्ग होता है वो भी क्या होता है, एक सम संख्या होती है। दूसरी बात आती है विषम संख्या की। विषम संख्या 3 मेरे पास एक विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है तो 3 का वर्ग होगा 9, ये भी विषम संख्या प्राप्त होगी। 5 मेरे सामने क्या है, विषम है, तो 5 का वर्ग जब मैं करूंगा तो मेरे पास 25 आएगा, ये भी विषम है। तो इन दोनों चीजों से निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होती है और विषम संख्या का वर्ग भी हमेशा विषम संख्या। हमने देखा कि किसी भी संख्या का जब स्क्वायर है वो किस प्रकार से किया जाता है, लेकिन अब हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट यानी किसी भी संख्या, जो कोई भी संख्या है हमारे पास में यहाँ पर रूट में दी हुई आती है, तो उसका वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं। इन चीजों को सीखने के लिए आपको एक छोटी सी चीज और सीखनी होगी। वो क्या, एक चीज आप सभी को पता होगा कि जब 1 का स्क्वायर करते हैं तो उसमें इकाई का अंक क्या आता है, 1 का स्क्वायर का इकाई का अंक 1 ही रहेगा, तो ये आएगा 1। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक आएगा कितना, 4। 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9। 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 6। देखो 4 का हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, लेकिन बात इसके इकाई के अंक की हो रही है तो इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो 4 के स्क्वायर में इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। 5 के स्क्वायर में इकाई का अंक कितना होगा, 5। 6 के स्क्वायर में इकाई का अंक होगा 6। 7 के स्क्वायर में इकाई का अंक होगा 9। 8 के स्क्वायर में इकाई का अंक कितना होगा, 4। 9 के स्क्वायर में इकाई का अंक कितना होगा, 1। ये चीजें आपको समझ में आई। आप सभी जानते हैं कि इन संख्याओं का जब स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक कुछ इस प्रकार से आते हैं। ये चीजें हमें ज्ञान होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला एग्जाम्पल है हमारा
कि 15,129 का क्या निकालना है, वर्गमूल हमें निकालना है 15,129 का। अब देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। बात अगर हमारे पास यहाँ आ रही है किस चीज की, स्क्वायर निकालने की, तो स्क्वायर का मतलब एक ही चीज होता है। जनरली आप चीज समझते हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करना होता था, जो हमने पीछे पढ़ा है कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। स्क्वायर का मतलब यही होता है ना कि किसी भी संख्या का स्क्वायर चाहिए, मुझे 10 का स्क्वायर चाहिए तो मैं 10 को 10 से गुणा करूंगा, तो वो चीज उसका स्क्वायर होगी। मतलब दो जोड़े लेने होते हैं एक ही संख्या का। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि स्क्वायर की बात हो रही है तो लास्ट वाली 2 डिजिट को हमें दिमाग में रखना है कि जो लास्ट वाली 2 डिजिट है 29, इस चीजों को अलग कर लेना है कि ये डिजिट हो गए हमारे 2। अब एक चीज देखो, ये जो 9 है इन दोनों डिजिट का भी जो लास्ट का इकाई का अंक है, ये लास्ट डिजिट ये किसका स्क्वायर करने पर प्राप्त होती है। देखो ये एक तो 3 का स्क्वायर करने पर और एक 7 का स्क्वायर करने पर मुझे प्राप्त होती है इकाई का अंक 9। कब कब प्राप्त होता है, ये है ना हमारा इकाई का अंक, ये तो हमारे कोई भी अंक है, ये 9 है। जब मैं 7 का स्क्वायर करता हूं या फिर 3 का स्क्वायर करता हूं तब मेरे पास 9 आते हैं। इसका मतलब ये 9 किन किन के कारण आते हैं, एक तो 7 के कारण और एक आ रहे किसके कारण, 3 के कारण। इन दोनों को लिख लेना है। अब बाद में जो 151 है तो ऐसी संख्या का स्क्वायर ढूंढिए जिसका जो वर्ग करे, तो वो वर्ग है हमारा वो 151 से कम होना चाहिए। देखो हमने देखा कि जब 12 का मैंने स्क्वायर किया तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये 151 से कम है, ये सही बात है। अगर मैं 13 का करके देखूं तो 13 का कितना होगा 169, जो इस 151 से ज्यादा है। हमें ज्यादा कभी भी नहीं ज्यादा है, हमें हमेशा इससे कम रहना है। तो जो 12 का स्क्वायर किया मैंने तो कितना आ गया 144 आ गया। इसे 144 को इस प्रकार से लिख ले, सॉरी जो 144 आया है किसके कारण आया है, 12 के कारण। तो इस 12 को यहाँ पर हमें लिख लेना है, 12 को लिख लिया। अब यहाँ पर आगे में 3 लिखूं या 4, कभी कभार हमारे पास ये 2 आएंगे, लेकिन हम उदाहरणों में देखेंगे कि सिर्फ एक ही आएगा तो वो 1 लिखेंगे। लेकिन जब ये 7 और 3 है, इस 29 की जगह मुझे 7 और 3 लिखना है, 151 की जगह तो मैंने 12 लिख लिया, क्योंकि 12 ही एक ऐसा अंक है जिसका स्क्वायर करने पर ये 151 से कम रहता है, तो 12 लिखा। अब ये 3 लिखूं या 4 यहाँ पर, तो एक काम करिए आप 12 को ठीक इससे आगे वाली संख्या से गुणा कर लो। इस 12 को ठीक इससे आगे वाली संख्या से गुणा कर लो। 12 को गुणा कर लो 13 से, 13 दूना 26, 13 और 2 15, ये आ गया 156। यदि मैंने इस 12 को इससे अगली संख्या 13 से गुणा किया तो कितना आया 156। अब देखो ये 156 151 से ज्यादा है या कम। यदि ये ज्यादा है तो इन दोनों में से कम वाली संख्या लेनी है, तो कम वाली संख्या कौन सी है 3। अब आप 123 का स्क्वायर करके देख लो, उसका मान 15,129 ही आएगा। एक बार दोबारा देख लो, किसी भी संख्या का स्क्वायर करना है तो लास्ट वाले 2 अंकों को देख लो, ये जो लास्ट वाले 2 अंकों को अलग कर लो। सबसे पहले अलग करने के बाद में जो लास्ट डिजिट है 9, ये 9 किस किसके स्क्वायर के कारण प्राप्त होती है, एक तो 3 के कारण और एक 7 के कारण ही तो प्राप्त होती है 9। अब इनमें मैंने दोनों लिख लिया। अब बच गया कौन सा 151 से ठीक कम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है 144। ये 12 का स्क्वायर होता है तो 12 लिख लिया। अब मुझे कंफ्यूजन है कि 3 लिखूं या 7 लिखूं इसमें से, तो मैंने क्या किया इस 12 को 13 से गुणा किया और 13 से गुणा करके मैंने देखा कि 156 आ रहा है। ये अब यहाँ पर ठीक उल्टा काम करना है, ये 156 से 151 से ज्यादा है तो इन दोनों में से कम वाला अंक यूज करना है। अगर ये कम होता तो हम ज्यादा वाला अंक यूज करते हैं। इन उदाहरणों में आपको सारी बातें समझ में आएगी। देखो दोस्तों, ये वाले जो वर्गमूल लेने का एक दूसरा तरीका है भाग विधि, जो हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे। उस विधि को हल करने का मतलब है 4 या 5 मिनट खराब करना। ये जब आप करने लग जाओगे, जब रूटीन में आने लग जाएगी ये चीजें, जब आप 10-12 एग्जाम्पल खुद से हल करोगे तो इसमें 1 मिनट का समय आपको नहीं लगेगा। अच्छा, पूरे 30 सेकंड के अंदर ही आप इसको कर पाओगे। 1 सेकंड
भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। ये देखो दूसरा उदाहरण क्या है मेरे पास, 13,225 का वर्गमूल लेना है। ले लो भाई, लास्ट के दो अंकों को अलग कर लो, दो में से भी लास्ट का डिजिट कौन सा है, 5। अब यहाँ पर देखो कि 5 किसका स्क्वायर करने पर आता है, वे कौन सी संख्या का अंतिम अंक, इकाई का जो अंक है वो 5 कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पर आता है, 5 का स्क्वायर करेंगे तभी तो इकाई का अंक 5 आएगा, तो इसकी जगह लिख दिया 5। अब देखो ये जो पहले वाले क्वेश्चन में हमारे डाउट थे ना कि हम इन दोनों में से कौन सा लिखे, अब वो डाउट यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि 5 तो एक ही संख्या का स्क्वायर करने पर आता है, 5 का स्क्वायर करने पर ये चीज हमने लिख ली कि 5 का स्क्वायर करने पर ये 25 आएंगे। अब देखो क्या बच गया, 132। अब इस 132 से ठीक कम ऐसी संख्या लाओ जो पूर्ण वर्ग है। एक चीज देखो, 11 का स्क्वायर जब मैंने किया तो कितना आया, 121, और 12 का किया तो 144। देखो भाई 144 तो ज्यादा हो गया, और ज्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं, ज्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं तो ज्यादा वाले को हटा दो, कम कौन सा है, 11 वाला, तो ये 11 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है ही नहीं, एक ही तो अंक है, 5 को उतार दो, तो जो 115 का स्क्वायर होता है ना वो 13,225 होता है। दूसरी भाषा में मैं बोलूं कि 13,225 का जो वर्गमूल होता है ना, स्क्वायर रूट, वो होता है 115। उदाहरण 3 को देखते हैं हम किस प्रकार से करेंगे। ये चीज सबको पता है कि 625 किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है ये 625, सॉरी 625 का वर्गमूल लेंगे तो 25 आएंगे, ये सबको पता है, क्योंकि 25 का हम याद करेंगे 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर, तो ऐसे तो हम देखते ही हल कर देंगे। लेकिन क्या वास्तव में हमारा तरीका कामयाब है कि जब 625 का वर्गमूल लेंगे तो 25 ही आएंगे? तो वो चीज यहाँ पर ट्राई करते हैं। हमने क्या सीखा कि लास्ट के 2 डिजिट को अंडरलाइन करो और उसका लास्ट डिजिट देखो 5 है, ये 5 किसके स्क्वायर करने पर आते हैं, 5 के स्क्वायर पर, तो 5 लिख दो। बाकी बच गया 6 से कम ऐसी संख्या ढूंढो जो पूर्ण वर्ग है। 4 क्या पूर्ण वर्ग है, तो इसका मतलब ये 4 है, ये 4 किसका स्क्वायर करने पर आते हैं, 2 का स्क्वायर करने पर आते हैं, तो 2 लिख दो। इसका मतलब हम जो तरीका अपना रहे हैं वो एकदम राइट है। उदाहरण देखो, उदाहरण 4 में हमने देखा कि 70 56 का वर्गमूल लीजिए। क्या है हमारा तरीका, लास्ट की 2 लाइन को अंडरलाइन करो। अब देखो कि जो 6 है, ये 6 किस किस के स्क्वायर करने पर प्राप्त हो रहे हैं, एक तो देखो 4 के स्क्वायर पर और एक 6 के स्क्वायर पर। जो पहले वाले प्रश्न में हमारे साथ हुआ था वो वापस यहाँ पर हमारे साथ होगा कि एक तो 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 6 आएगा, और एक 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 6 ही आएगा। ये चीजें हैं। अब इन दोनों में से कौन सा चूज करेंगे वो किस प्रकार से करते हैं हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। अब देखो 70 बच गया, इस 70 से ठीक कम ऐसी संख्या ढूंढो जो पूर्ण वर्ग है। जब मैं 8 का स्क्वायर करता हूं तो 64 आता है, और 9 का स्क्वायर करता हूं तो मेरे तो 81 आता है। अब 81 तो ज्यादा हो गया, 70 से कम तो 64 है, और 64 किसके कारण आता है, 8 के कारण, तो ये लिख लिया मैंने क्या, 8। अब इसके आगे 4 लिखूं या 5, 2 संख्याएं हैं, इनको चुनने का तरीका क्या है, इस 8 से ठीक बड़ी संख्या क्या है, 9। इस 8 को 9 से गुणा करें, 9 72। अब ये 72 इस 70 से ज्यादा है तो छोटी वाली संख्या यूज कर लो, और अगर कम था तो हम कौन सी यूज करते, कम होता तो हम कौन सी संख्या यूज करते, ज्यादा वाली। तो 72 क्या है, 70 से ज्यादा, तो ज्यादा है तो इन दोनों में कम वाली संख्या यूज कर लो, 84। तो 84 का जो हम स्क्वायर करके देखेंगे तो 70 40 ही हमारे पास प्राप्त होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 15,129। ये एग्जाम्पल कुछ सेम सा दिख गया, इसकी जगह हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसकी जगह हम एक बार दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एग्जाम्पल ले लिया 1024। 1024 का क्या करेंगे, हमें वर्गमूल निकालेंगे। वही हमारा एक ही तो तरीका है, लास्ट के अंकों को हमने अंडरलाइन किया, और जो 4 आ रहे हैं हमने देखा कि एक तो 2 का स्क्वायर करते हैं तब 4 आते हैं, और एक 8 का स्क्वायर करते हैं, 8 × 64, तो 64 में जो इकाई का अंक है वो 4 ही है, तो ये 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे तभी तो जाकर हमारे पास क्या आएगा, 4। बच गया क्या, 10। अब 10 से कम ऐसी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है, 9। 9 का पूर्ण वर्ग निकलता है हमारे पास 3, वर्गमूल निकाला हमने 9 का तो 3 आ गया, तो ये हमने उतार दिया 3। अब 3 के आगे में 2 लिखूं या 8, वो मुझे अब आपको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इससे ठीक आगे वाली संख्या से गुणा करके देंगे। 4 3 12 हो गया, ये 12 तो इस 10 से ज्यादा है, तो यहाँ पर कम वाली संख्या यूज कर लो, ये है 32।
36 का जब हम वर्ग करेंगे तो 1024 आएगा। लास्ट उदाहरण हमारे पास और है। लास्ट उदाहरण में क्या करेंगे, वही काम हमें करना है। लास्ट वाली 2 डिजिट को अंडरलाइन, अब 0 है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो ही तो 0 आएगा। तो इन दोनों 0 की जगह हमने क्या लिख लिया, 1 0। 169 जब आप 1 से 30 तक के याद कर लोगे ना वर्ग, तो आपको पता चलेगा कि 169 13 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर हो गया ये 13। तो डायरेक्ट आ गया 130 का जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा 169 और ये 00 मतलब 16,900। हम देख लेते हैं कि एग्जाम में क्या किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। देखो एग्जाम में डायरेक्ट तो ये आएगा नहीं कि दी गई संख्याओं का वर्गमूल लीजिए, ऐसा एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाता। एग्जाम में इन प्रश्नों को भाषाओं के अंदर घुमा दिया जाता है। तो वो कैसे दिया जाता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने 13,225 पेड़ों को एक पंक्ति में इस प्रकार से लगाया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी कुल पंक्तियां हैं। तो एक पंक्ति में कितने पेड़ होंगे। देखो इस प्रकार से प्रश्नों को घुमाकर दिया जाता है। डायरेक्ट कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा कि दी गई संख्या का वर्गमूल याद कीजिए। इस प्रकार से भाषाओं में किस प्रकार से उसको एडिट करता है वो प्रश्न को, वो देखते हैं। यहाँ पर हमने प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लिया। इस प्रश्न को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ ऐसे प्रश्नों को हल करने का। ये चीज देखिए, एक चीज देखिए, मेरे पास क्या है, इस प्रकार से 10 पंक्तियां हैं। ये मैंने क्या किया कि ये 10 पंक्तियां मेरे पास है और प्रत्येक पंक्ति में इसे एक पंक्ति में 10 ही मेरे पास पेड़ लगे हुए हैं। इसी उदाहरण को मैं ऐसे समझाता हूँ कि मेरे पास क्या है 10 पंक्तियां है और प्रत्येक पंक्ति में क्या है 10 पेड़ है। 10 ही तो पंक्तियां है और 10 ही पेड़ है। तो आप क्या करोगे, मैंने आपको पूछा कि इस टोटल इस खेत में, एक खेत है मेरे पास जिसमें 10 पंक्तियां और 10 में 10-10 पेड़ है। तो मैंने आपको पूछा कि कुल मिलाकर इस खेत में कितने पेड़ है। तो आप क्या करोगे कि एक पंक्ति में 10, दूसरी में हो गए 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। या फिर आप क्या करोगे, एक पंक्ति में 10 है और टोटल पंक्तियां 10 है तो 10 को 10 से गुणा करके डायरेक्ट 100। ये काम तो आप करोगे जब पंक्तियों की संख्या और पेड़ों की संख्या बराबर है। माना कि ये अक्ष पंक्तियां थी और प्रत्येक पंक्ति में ही बराबर जितनी पंक्तियां है उतने ही क्या है मेरे पास पेड़ है। तो क्या करेंगे, ये मानिए यहाँ पर एक प्रश्न को हल कर देते हैं ना कि जितनी पंक्तियां है उतने ही पेड़ है मेरे पास। अक्ष पंक्तियां है तो उन अक्ष पंक्तियों में प्रत्येक में अक्ष पेड़ लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर कितने पेड़ हैं, यहाँ पर टोटल पेड़ों की संख्या दे रखी है 13,225। यहाँ पर टोटल पेड़ कितने निकले थे हमारे पास, 100 निकले थे। अगर अब मैं यहाँ पर पूछूं, आपको पहले ही बता दिया था कि एक पंक्ति में 10 पेड़ है। अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि अब बताओ कि टोटल पेड़ आपके पास 100 है और खेत में जितनी पंक्तियां है उतने ही पेड़ है, तो आप क्या करोगे, इसका वर्गमूल ले लोगे। इसका वर्गमूल लेते ही कितने आएगा आपके पास में 10 आ जाएगा। और आपको पता है स्टार्टिंग में यही चीज तो हमने देखी थी कि एक पंक्ति में क्या है 10 पेड़ है। वही काम हमें यहाँ करना है कि जितनी पंक्तियां है उतने ही पेड़ है और कुल मिलाकर देखा था ना कि पंक्तियों को हमने गुणा किया था पंक्तियों में जितने पेड़ है उनसे। तो जितनी पंक्तियां उसको गुणा कर दिया पंक्तियों में पेड़ों से, तो कितना आ गया कुल मिलाकर 13,225। अब ये अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे, अक्ष स्क्वायर, और ये 13,225 ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आई। तो कुल मिलाकर ऐसे प्रश्नों में हमें करना क्या होता है, दी गई संख्या का वर्गमूल लेना होता है। तो ये वर्गमूल हम ले लेंगे। पीछे हमने सीखा था कि लास्ट की 2 डिजिट को अंडरलाइन करो। अब ये जो 5 है, ये 5 मेरे पास एक ही ऐसी संख्या है जिसको स्क्वायर करने पर 5 आता है। वो कितना है 5। ये चीज आगे बच गया कितना 132 है। तो 132 से ठीक कम ऐसी संख्या निकालो जो उसका पूर्ण वर्ग निकल जाए। तो 121 है मेरे पास जिसका पूर्ण वर्ग कितना, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 11। तो ये हो जाएगा 11। आगे एक ही संख्या है तो ये मैंने 5 उतार दी। तो कुल मिलाकर इस प्रश्न में पूछ रहा है कि एक पंक्ति में कितने पेड़ है। तो एक पंक्ति में 115 पेड़ है और पंक्तियों की संख्या भी अगर हमसे पूछता तो पंक्तियों की संख्या भी 115 हो जाती। 115 पंक्तियां है और प्रत्येक पंक्ति में 115 पेड़ है। तो कुल मिलाकर पेड़ों की संख्या 13,225। एग्जाम में कभी कभार प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है
कि वर्गमूल 1 प्लस अक्स बटे 64 बराबर 9/8 और इसमें जो अक्स दिया हुआ है उस अक्स का हमें मान पूछ लेता है। तो कैसे करेंगे, देखो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ करेंगे तो इधर भी हम क्या कर देते हैं इसका वर्ग और इधर भी क्या कर देते हैं इसका वर्ग। इस स्क्वायर से क्या होगा, घातांक और करने में ये चीज अच्छी तरीके से समझा रखी है मैंने घातांक और करने का चैप्टर पढ़ा दिया और उसमें प्लेलिस्ट जो वीडियो है वहां पर पढ़ा है, आराम से उसको अच्छी तरीके से जाते देखिए। क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए, गणित में कैलकुलेशन करने के लिए छोटे छोटे जो चैप्टर है, सरलीकरण, घातांक करनी, ऐसे चैप्टर अवश्य ही आने चाहिए। तो देखो हम क्या करते हैं, 1 प्लस अक्स बटे 64 का जो ये वर्गमूल लग रखा है, जब इसका स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। 1 प्लस ये क्या बचेगा, 1 प्लस अक्स बटे 64, ये चीज तो इधर बच जाएगी क्योंकि जो इसके ऊपर वर्ग था उस वर्ग को तो, जो वर्गमूल था इस वर्गमूल को तो इस स्क्वायर ने काट दिया या खा गया। अब देखो 9/8 का हमें स्क्वायर करना है, तो 9 का स्क्वायर 9 नाम 81, 8 का स्क्वायर 8 2 64, ये इसका क्या हो गया, हमने स्क्वायर कर दिया। एक और तरीके से आप कर सकते हो, आप डायरेक्ट इसको स्क्वायर में करके क्या करो, जब ये क्या होता है, ये स्क्वायर बराबर के दूसरी तरफ जाता है, जो ये वर्गमूल है, सॉरी जो ये वर्गमूल है, ये वर्गमूल दूसरी तरफ बराबर की दूसरी तरफ बॉर्डर पार जाता है तो ये स्क्वायर में चेंज हो जाता है। अगर इधर किसी भी संख्या का स्क्वायर है, 1 मिनट ये चीज देख लीजिए, ये ए का क्या है यहाँ पर, ये ए का अगर कोई स्क्वायर है इधर तो बराबर की तरफ यदि बी है तो इसी स्क्वायर को जब मैं उधर भेजूंगा तो यहाँ से तो ये उठकर चला जाएगा, बॉर्डर पार जाते जाते ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये जो स्क्वायर था ये उल्टा हो गया। अब देखो वापस अगर उसे 1/2 को इधर लाएंगे तो वो भी उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा होकर इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। वही तो हमारे पास पहले था, तो जो स्क्वायर को अगर उधर भेजते हैं तो वर्गमूल बन जाएगा और वर्गमूल को भी अगर इधर भेजा जाए बराबर के दूसरी तरफ तो वो स्क्वायर हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखते हुए चलिए, हमने यहाँ तक का कार्य पूरा कर लिया है। अभी क्या करना है हमें, देखो ये 1 है, अक्स के साथ में जो भाग में है 64, तो ये 1 है, इस 1 को हम उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, अक्स बटे 64 बराबर 81/64 माइनस 1। उधर क्या करेंगे, हम लघुत्तम लेंगे, अक्स बाय 64 टू बराबर इसका आ गया 64 ये क्या हो गया, 81 माइनस 64। लघुत्तम लेना तो आता है भाई, सभी को आता है, बिल्कुल। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर 81 के अंदर से हम 64 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ये 7 और ये हो गया 1 बट्टे कितना हो गया, ये 64 हो गया। अब देखो 64 और 64 बराबर के तरफ यदि भाग में दो संख्याएं समान है तो हम उसको काट सकते हैं। ऐसा आप न करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, ये जो अक्स के भाग में है उसको लेंगे तो 64 उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, अगर भाग वाली कोई चीज उधर जाएगी तो वो चली जाएगी इसमें गुणा में। 64 को 64 से काट दिया तो भी कितना आया, 17। अक्स का मान यहाँ पर कितना आ गया, 17 आ गया। एक चीज देखिए, ये बराबर है, इस बराबर के इधर कोई भी संख्या प्लस में है, इधर जाते ही माइनस में होगी, ये माइनस का उधर जाते ही प्लस में हो जाएगा, ये भाग है इधर जाते ही गुणा में हो जाएगा, ये गुणा इधर जाते ही क्या हो जाएगा, भाग में। इसका मतलब अगर संख्याओं को बराबर ले जाते हैं तो वो अपने आप में इंटरचेंज हो जाती है। अब देखिए बात करते हैं जो कुछ उदाहरण हमारे पास यहाँ दिए गए हैं। ये वाला उदाहरण आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 8 की। यहाँ पर भी एक अलग और नए टाइप का उदाहरण हमारे पास में देखने को मिला है। क्या है कि 7 प्लस 2 वर्गमूल 10 क्या दिया गया है, 7 प्लस 2 वर्गमूल 10 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, ये वर्गमूल का साइन लगा दिया। अब ऐसा वर्गमूल तो हमने पीछे तो अभी तक कहां पर पढ़ा नहीं, तो पढ़ेंगे क्या करना है वो चीज देखिए। वर्गमूल के अंदर एक छोटा वर्गमूल हमें और दे रखा है, उसके अंदर संख्या है हमारे पास 10। उस 10 को टुकड़ों में तोड़ दो और इस प्रकार से टुकड़ों में तोड़ो कि उन दोनों को गुणा करने पर तो 10 आ जाए और जोड़ने पर जो बाहर है ना ये वाली संख्या ये आ जाए हमारे पास। तो 10 के 2 टुकड़े होंगे, एक तो 5 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। ये चीज होगी कि नहीं, इन दोनों को जब मैं गुणा करूंगा तो 10 आएंगे और दोनों को जोड़ूंगा तो बाहर जो संख्या 7 है ना वो आ जाएगी।
दोनों को वर्गमूल के अंडर में ले लो। अब ले लिया तो यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का, ये वाला चिन्ह यूज कर दो। अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस है। तो जो हमारे पास 7 प्लस 2 वर्गमूल 10 था, इसका वर्गमूल लेना था वो √5 प्लस √2 है। अगर आप इसका स्क्वायर भी करते हैं ना तो ऊपर वाली संख्या बिल्कुल प्राप्त हो जाएगी। अगर माइनस का चिन्ह है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक उदाहरण है, क्या है कि वर्गमूल 8 माइनस 2 वर्गमूल 15, इसका मान ज्ञात करना है। अगर आपको वर्गमूल का साइन देगा तो वो ऐसे बोलेगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए, और अगर इसके ऊपर वर्गमूल का साइन नहीं देगा तो बोलेगा कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, सारी छोटी छोटी चीजें समझते हुए चलिए। अब इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, कैसे करेंगे वो देखो। हमने एक ही चीज सीखी है कि वर्गमूल के अंदर एक वर्गमूल है तो उसके टुकड़े इस प्रकार से करो कि गुणा करने पर तो वही संख्या आ जाए, और जोड़ने पर जो इसके बाहर है ये 8 आना चाहिए। तो 15 को मैंने 5 और 3 में इस प्रकार से तोड़ दिया, 5 किया तो 15 होता है, और 5 प्लस 3 कितना होता है, 8। अब इन दोनों को वर्गमूल के अंदर ले लो, और चिन्ह कौन सा यूज करना है, जो वर्गमूल के अंदर है वही, तो माइनस लगा दो। दोस्तों आप इसका स्क्वायर करके भी देखोगे ना तो ऊपर वाली संख्या ही आपको प्राप्त होगी। एक उदाहरण हमारे पास और दिया गया है, इस उदाहरण को समझते हैं। देखो एग्जामिनर पर्सन किसी भी प्रकार से पूछ लेता है, और वो जिस प्रकार से पूछेगा मैं हर टाइप आपको करवा रहा हूँ। 140 वर्गमूल, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इस क्वेश्चन मार्क का मान हमें ज्ञात करना है। इसको मैंने एक बार के लिए x मान लिया, प्लस ये आ गया 315 बराबर दे रखा है 1015। अब क्या करेंगे, अक्ष वाली चीज को एक तरफ, बराबर की एक तरफ आप अक्ष के साथ में जो संख्या है उसको रख लो, बाकी सबको उधर भेज दो। देखो 140 ये तो वर्गमूल अक्ष के साथ में है ही, बराबर ये 1015 चल रहा है, लेकिन जब मैं 315 को बराबर की दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा तो देखो ये प्लस में है, उधर जाकर हो जाएगा माइनस में, तो ये हो गया 315। मैं आपको इस प्रकार से समझा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, एक प्रकार से हर एक 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ कि छोटी छोटी सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। देखो सभी को साथ लेकर चलना जरूरी होता है, पता नहीं किसी को आए और किसी को ना आए। तो यहाँ पर ये प्लस की उधर गई तो हो गई माइनस में, तो ये 140 वर्गमूल अक्ष तो इधर ही चल रहा है, उधर 1015 में से जब मैंने 315 को घटाया तो कितना आया, सीधी सी बात है भाई 700 आ गया, ये 700 आ गया। तो देखो ये दोनों गुणा में है और इधर एक ही संख्या है, ये 0 से 0 कट गया। और एक चीज और देखो, 14 से 70 कट सकता है, ऐसा न करना चाहो, देखो 14 पंजे 70, यहाँ पर भी 5 ही आई। अगर आप ऐसा न करना चाहो और वर्गमूल अक्ष को इधर ही रखना चाहो तो 700 तो थे हमारे पास, इस 140 को इसके नीचे ले जाओ, ये जब आप हल करोगे तो भी आपके पास 5 ही निकल के आएगा। इतनी बात हो गई। ये मेरे पास कितना बच गया, इधर तो वर्गमूल और उधर बच गया कितना, 5। अब देखो मुझे तो अक्ष का मान ज्ञात करना था, क्योंकि अक्ष की जगह तो मेरे पास क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस वर्गमूल को उधर भेजेंगे। पीछे अभी बताया आपको कि जब वर्गमूल बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर में चेंज हो जाता है। ये वर्गमूल था तो ये क्या हो गया, स्क्वायर। तो अक्ष का मान कितना आ गया, 25। हमने यहाँ पर आसान तरीके से इस क्वेश्चन मार्क का निकाल लिया है कि कितना मान आएगा, 25 से क्वेश्चन मार्क का मान आएगा। दोस्तों इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछेगा कि दी गई संख्या का आप वर्गमूल निकालिए, ये प्रश्न को कुछ भाषाओं के अंदर घुमाकर पूछता है। तो आपको कहीं पर भी नहीं लगना, क्योंकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी एग्जामिनर किसी भी प्रकार से भाषाओं को घुमाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस चैप्टर के कुछ टाइप जो इस प्रकार से है कि ये जो प्रश्न होते हैं ऊपर वाले 2 प्रश्न, ये हरों के प्रमेयकरण, एक विधि का नाम है हरों का प्रमेयकरण किस प्रकार से किया जाता है, उस टाइप से होता है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा दोस्तों इन प्रश्नों को करने में। दूसरा टाइप इस प्रकार से है कि वर्गमूल और उसमें कोई संख्या देकर प्लस फिर आगे वर्गमूल, ये जो चिन्ह है ये प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। एक उदाहरण देखा कि बीच में कोई भी चिन्ह नहीं आएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को भी करने का एकदम यूनिक मेथड हमारे पास है। और देखो अगर पॉइंटों में वर्गमूल के अंदर किसी भी प्रकार का कॉन्जुगेट पर्सन बनाकर हमारे पास में दे दे तो उसको भी किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो जो 2 या 3 प्रकार के जो प्रश्न हमारे पास बच गए हैं, इन टाइप को हम एक नया वीडियो बनाएंगे, 20 या 25 मिनट का वीडियो होगा, उसमें इन सभी को नए नए प्रश्नों के साथ में समझाया जाएगा। साथ ही उस वीडियो में बताया जाएगा कि किस प्रकार से पहली एग्जाम्स में ये प्रश्न किस प्रकार से इस जो हमारा चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल का, इससे किस प्रकार से प्रश्नों को उठाता है और नए तरीका से किस प्रकार से उनको मॉडिफाई करता है। इसलिए इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, और जो बचे हुए टाइप है और उनके साथ में जो हमारे प्रश्न बचे हुए हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो
वो हम अगले और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और वीडियो आते ही आप उसको जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए बेनिफिटिकल है तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो हमारी वीडियो यहाँ से हम अपलोड करते हैं आपके पास में मैसेज आएगा और उसको आप जरूर देखिए। एक बात वापस में कह देना चाहता हूँ कि जो चैप्टर हमारे पहले हो चुके हैं, परसेंटेज का, अनुपात, समानुपात, प्रॉफिट लिस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनके जो चैप्टर हो चुके हैं उनमें पूरा डिटेल से और बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाया हुआ है। उनको जाकर एक बार जरूर देखें। अपने पास में टाइम कम और काम ज्यादा है तो रणनीति बनाते हुए हर एक टाइम टेबल के अनुसार आप पढ़ना स्टार्ट करें। आपकी एग्जाम जल्द ही होगी और आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो एकदम बेस्ट रहेगा। बस आपको काम है कि जो पढ़ाया जाता है उसको अच्छी तरीके से समझिए। कुछ डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैथ हाईवे के नाम से आईडी है, उसको फॉलो कीजिए। वहां पर किसी भी प्रकार का आपका डाउट है वो हर प्रकार से आपको सोल्व किया जाएगा। हम आपको पूरी तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।